नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनी न्यूज के विशेष कार्यक्रम खास बात में। और इस बार खास बात में खास मेहमान है तिनसुकिया जिला कांग्रेस कमेटी के साधारण संपादक प्रेम उपाध्याय। और हम इस बार खास बात में उनसे हम जानेंगे उनके राजनीतिक कैरियर के बारे में, जानेंगे कुछ राजनीतिक बातें करेंगे, असम की समस्या की बातें करेंगे और तिनसुकिया की समस्या की बातें करेंगे। और हम प्रेम उपाध्याय से जानने की कोशिश करेंगे कि निष्पक्ष तरीके से जो हमारा सवाल है वो निष्पक्ष तरीके से दे पाते हैं नहीं, हम इस पे भी गौर करेंगे। और उनसे हम अब खास बात में अब उनसे ये खास बात की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रेमलता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस कार्यक्रम में इतना कीमती समय देने के लिए, और स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खास बात में। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जैसे शख्सियत के सामने बैठ कर के मुझे आपके चैनल पर अपनी इंटरव्यू देने का आपने जो अवसर प्रदान करी है, आपने जो प्रश्न पूछेंगे, आपके पूछे गए हर प्रश्नों का उत्तर मैं पूरी मजबूती से, शिद्दत से और दिल की गहराई से और पूरी सच्चाई से देने का मैं प्रयास करूँगा। आपके चैनल को मैं बहुत-बहुत आभार। कैसा चल रहा है आपका जीवन शैली? जी हाँ, बिल्कुल तौर पर प्रभु की कृपा है, बिल्कुल अच्छे हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। और जो मेरे इष्ट मित्र हैं, उन सबका आशीष है, शुभकामनाएँ हैं। उनके आशीष से, उनके दुआओं से, उनके आशीर्वाद से जीवन कुशल-मंगल चल रहा है, बढ़िया चल रहा कौन-कौन है आपके परिवार में? है। जी, बड़े दुःख के साथ सूचित करूँगा कि मेरे बाबूजी अभी पिछले 10 महीने पहले हमको छोड़कर चले गए, मैं अनाथ हो गया। लेकिन पीछे बाबूजी की, मेरी माँ के आशीर्वाद से मेरी धर्मपत्नी है, मेरे 2 भाई हैं जो दिल्ली, नोएडा में सेटल हैं और मेरे 2 पुत्र हैं। बड़े वाले वैभव उपाध्याय जो इंग्लिश में मास्टर्स कर रहे हैं दिल्ली में और यूपीएससी और एसएससी सीजीएल की कोचिंग भी करते हैं। और मेरे छोटे बेटे हैं यश उपाध्याय जो जीएस लोहिया में थर्ड सेमेस्टर में है और वो कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हैं। तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सब आप लोगों का आशीर्वाद और स्नेह का फल है। आप कितने वर्षों से कांग्रेस दल में हैं? जी, मुझ जैसे एक छोटे से साधारण व्यक्ति को कांग्रेस में रहते हुए आज पिछले मैं 2019 के अंत में मैं कांग्रेस पार्टी ने मुझे अवसर प्रदान करी थी और मैं कांग्रेस में आया था। और मैं अपने आप को धन्य-धन्य मानता हूँ कि कांग्रेस का जो 140 साल का जो पुराना इतिहास रहा है, जिस पार्टी के विचारधारा को जन्म देने के लिए महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अशफाक उल्लाह खान, हाँ, तमाम बड़े-बड़े क्रांतिकारी लोगों ने इस कांग्रेस को जन्म दिया। उस पार्टी का हिस्सा बनना मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ। आपने जैसे कहा 6 सालों से आप कांग्रेस दल से जुड़े हैं। आखिर आपने कांग्रेस दल को ही क्यों चुना? बड़ा खूबसूरत प्रश्न पूछा है पत्रकार महोदय आपने। कांग्रेस को मैंने इसलिए चुना क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस भारत को बरतानिया हुकूमत से स्वतंत्र कराने में कांग्रेस पार्टी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है माननीय। कांग्रेस ने बरतानिया अंग्रेजों के खिलाफ पूरी प्रखर तरीका से सड़क पर आंदोलन करती थी। कांग्रेस पूरी मजबूती से देश को स्वतंत्र कराने के लिए कई कांग्रेस के नेता फांसी के सूली पर लटक गए, जेल गए और कांग्रेस का एक लंबा इतिहास रहा है इस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। तो कांग्रेस एक केवल मात्र राजनीतिक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक सोच है। जिस कांग्रेस ने इस देश को संविधान बनाया, जिस कांग्रेस ने भारत को स्वतंत्र कराया, जिस कांग्रेस ने भारत को प्रगति और उन्नति के पथ पर एक बयार बनाया और एक खूबसूरत राष्ट्र का निर्माण किया और सबको लेकर के चलने का नाम कांग्रेस है। कांग्रेस में ना कोई जात है, ना पात है, ना कोई मजहब की बात है। कांग्रेस ना हिंदू की बात करती है, कांग्रेस ना मुसलमान की बात करती है। क्या प्रेम मुखोपाध्याय ने चुनाव लड़ने की लालसा से कांग्रेस दल का दामन थामा था ताकि चुनाव लड़े, लोगों की सेवा करें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी चुनाव लड़ने हेतु या फिर किसी चेयरमैन बनने हेतु या फिर किसी किसी रेलवे बोर्ड हो, ओएनजीसी बोर्ड हो या तमाम कई तरीके के अनुष्ठान प्रतिष्ठान रहती है सरकार रहने के दौरान, मैं उसमें जाने के लिए मेरी लालसा कभी नहीं थी। मैं इस लालच में था भी नहीं। मुझे लगा कि ये पार्टी ने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है। तमाम बड़े-बड़े वीर-वीरांगनाओं इस पार्टी से जुड़े रहे। तो मैं कांग्रेस के प्लेटफ़ॉर्म के तहत मैं लोगों को जन-जन तक जाने का मैंने प्रयास किया। मुझे राजनीति में विधायक बनने का, सांसद बनने का, राज्यसभा से जाने का ऐसा मेरा कोई लालसा नहीं थी। काम करता रहा,
और पार्टी ने मुझे स्वीकृति दी। पार्टी के ने प्रतिभा को पहचाना और अपनी प्रतिभा के बल पर मैं आज इस मकाम पर पहुंचा हूं। एक साधारण से लड़के को आज तिनसुकिया जिला कांग्रेस में महासचिव जैसे स्थान पर नियुक्त करना, एक कांग्रेस पार्टी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से हर चुनाव में देखा जाए, विधानसभा का है, लोकसभा का है या फिर पंचायत चुनाव, इसमें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को। तो इसका मूल कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, कारण ये है कि कांग्रेस पूरी निष्ठा और लगन से जमीन पर अपनी बात को रखती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो विचारधारा, जो आइडियोलॉजी है, वो इस लोकतंत्र को समाप्त करने की ओर लेके चलती। मुझे अभी प्यास लगी है, भारतीय जनता पार्टी पानी देने की बात नहीं करती है, वो समुद्र पिलाने की बात करती है। कहती है कि आपको एक बोतल क्यों चाहिए, हम आपको पूरा समुद्र एक बाल्टी देने को तैयार है, लेकिन वो बाल्टी देती नहीं, एक बाल्टी पानी भर के। तो लोग उस प्रलोभन और लोग उस विचारधारा की जो राष्ट्र के निर्माण में अहितकारी है, उस पर लोगों को प्रलोभन और ये जो कहते हैं ना आसनी, तो आसनी से लोगों को प्रलोभन करने का काम बीजेपी करती है, लेकिन वो आसनी बहुत ज्यादा तक जमीनों पर कार्रवाईत नहीं दिखते हैं। लेकिन कांग्रेस, जैसे मैंने पहले कहा कि राजनीति में उतार और चढ़ाव रहता है, तो हमारी कुछ त्रुटियां हुई हैं, इसको मैं सहृदय स्वीकारता हूं, लेकिन उस त्रुटियों के बावजूद भी जिस प्रकार से नैरेटिव सेट करती है भारतीय जनता पार्टी, उस नैरेटिव को लोग समझ नहीं पाते हैं और हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये नैरेटिव जो बीजेपी सेट करते हैं, जिसे देख लीजिए, राहुल जी ने बड़ी बेबाकी से वोट चोर वाली बात स्पष्ट कर दी देश के सामने। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को समाप्त करके वोट को इधर उधर उलटफेर करके ये 12 वर्षों से सत्ता पर काबिज है। ये वोट चोर क्या है? खूब देखा जा रहा है, बिहार में भी जो चुनाव में देखा जाए, बिहार चुनाव जो 2025 में हुआ, वोट चोरवा का एक तरह से चुनाव प्रचार में वोट चोरवा इस तरह का परिचय चुनाव परिचय। अच्छा, है ये चीज क्या है? वोट चोरवा क्या चीज है? आपने बड़ा रोचक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है विजय जी। ये वोट चोर गद्दी छोड़, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हम सबके आदरणीय नेता राहुल जी ने एक स्लोगन दिया। भारतीय जनता पार्टी सचमुच में वोट चोरी करके राजनीति करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके राजनीति नहीं करती, तो राहुल जी जिस प्रखर तरीका से बिहार हो, कर्नाटक हो, तमाम जगह लंबी फहरिस्त करके वो संवाद के माध्यम से बात को देश के सामने लाए। एक भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का नेता ये बता दे कि राहुल जी जो कहते हैं वो बेबुनियाद है, निराधार है। बिल्कुल ये तथ्य पर आधारित बात है और हम पूरी लगन के साथ, आज बिहार में एसआईआर हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? आप देखेंगे कि लोगों के वोट है लेकिन उनकी तस्वीर गायब है। एक एक कमरे में, छोटे छोटे से कमरे में लगभग 80-80 वोटर्स रहते हैं। तो कौन करवा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी जैसे नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, उनकी ये दिमागी उपज है, जिसके नाते लोग एक एक पते पर कई लोगों का नाम है, कई सारे वोटर्स हैं जो पते बदल बदल के जगह जगह पर वोट करते हैं। दूसरी नंबर पर बात मैं आपके चैनल पर रखना चाहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि फर्स्ट टाइम वोटर्स का वोट मुझे मिल सकता है क्या? उन्होंने 2019 के पुलवामा पर ये बात कही थी। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा पत्रकार महोदय कि फर्स्ट टाइम वोटर जैसे हमारे जहन में रहता है कि 18 वर्ष की आयु में जो लोग होते हैं वो फर्स्ट टाइम वोटर होते हैं, लेकिन उस वोटर लिस्ट में जो हम कहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, उसका आधार आप देखिए। फर्स्ट टाइम वोटर क्या होता है? 70 वर्ष के आयु लोग फर्स्ट टाइम के वोटर है, 75 वर्ष के आयु के लोग फर्स्ट टाइम वोटर है, 90-85 वर्ष के लोग के आयु के लोग फर्स्ट टाइम वोटर है। तो ये जो संविधान की जो बुनियादी जो ढांचा है, जो 18 वर्ष के लोग फर्स्ट टाइम के वोटर होने चाहिए, बीजेपी उसको अपने कदमों तले रौंद करके झूठ के आधार पर इमारत खड़ी करी है। एक सवाल है, देखिए, जैसे हर समय जब चुनाव आता है, लोकसभा चुनाव कहें या विधानसभा चुनाव, तो कांग्रेस का स्लोगन बदल जाता है। पिछली 2 बार के चुनाव के कहें, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के कहें या 2024 के लोकसभा चुनाव, तो उस समय कांग्रेस का स्लोगन था चौकीदार ही चोर है। और इस बार 2025 में बिहार में चुनाव है, 2026 में असम में चुनाव है, इस बार का कांग्रेस का स्लोगन है वोट चोर गद्दी छोर। तो ये पहले ही रणनीति तैयार की जाती है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम रोज रोटी नहीं खाते, चावल नहीं खाते, खाना भी बदल बदल के खाते हैं, या अतिथि मेहमान आते तो उनको भी तरह तरह के हम लोग व्यंजन और नाश्ता उनको परोसते हैं। राजनीति परसेप्शन और नैरेटिव पर चलती है।
आपको याद होगा मेक इन इंडिया का नारा अटल जी दिया करते थे, शाइनिंग इंडिया का नारा अटल जी दिया करते थे, ये उनका स्लोगन हुआ करता था। उस वक्त हमारा स्लोगन कुछ और हुआ करता था। नरेंद्र मोदी जी इसी असम प्रदेश में सेवन सिस्टर्स में आके कहते थे कि हमने असम को भारत को सबसे खूबसूरत और सबसे उन्नति वाला राज्य बना देंगे। आज उनकी लगभग 10 वर्ष की सरकार होने चल रही है असम में, कौन सा उन्होंने नैरेटिव सेट कर दिया? उन्होंने तो नारा हमेशा बदला है, उन्होंने नारा हर जगह बोले। आज बंगाल में कहते थे कि बंगाल को सबसे खूबसूरत और सबसे बढ़िया राज्य बनाएंगे, उन्हें बना सके। आज बिहार में सबसे ज्यादा खूबसूरत राज्य बनाने की बात करते हैं, बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की बात करते हैं। तो ये नैरेटिव तो भारतीय जनता पार्टी और स्लोगन भारतीय जनता पार्टी भी बदलती है। कांग्रेस का स्टैंड पूरा साफ सुथरा और स्पष्ट रहता है कि हम जनमानस से जुड़े मुद्दों को उठा करके हम स्लोगन को देते हैं। जब प्रेम उपाध्याय जी का प्रिय नेता कौन है, सोनिया गांधी या राहुल गांधी? ये देखिए सारे शीर्ष नेतृत्व हैं और कोई एक का नाम। सारे शीर्ष नेतृत्व और सारे शीर्ष नेतृत्व में आज के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रखर और मजबूत और सहृदय स्वीकार नेता राहुल गांधी जी हैं, जो पूरी प्रखरता से भारतीय जनता पार्टी की हर उस रॉन्ग पॉलिसीज को वो जनता के सामने रखते हैं पूरी प्रखर तरीके से। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी सहृदय स्वीकार है। असम में वर्तमान परिस्थिति क्या चल रही है? जो निश्चित तौर पर एक बहुत चिंता और बड़ा ये इसको आत्ममनन और चिंतन करने का एक विषय है। और मैं समझता हूँ कि ये असम में एक बड़ा खूबसूरत और बड़े बेहतरीन राज्य है असम, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ तरह तरह के भाषा संप्रदाय हर जाति जनगोष्ठी के लोग रहते हैं और बड़े मिलनसार बड़े स्नेह भाव से एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान से रहा करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई तब से असम को अशांत करने का काम, असम के अंदर विष डालने का काम, असम के अंदर जो कहते हैं ना जनगोष्ठी एक जनगोष्ठी के प्रति घृणा और एक दूसरे से नफरत करने का काम, हिंदू मुसलमान कार्ड खेलने का काम, एक समाज से एक समाज को लड़ाने का काम, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा जब से असम में स्थापित हुई तब से इस प्रकार का अशांति, अमंगल, लोगों के अंदर नफरत, लोगों के अंदर घृणा, ये सरकार की देन है। तो असम में वर्तमान में जो अतिक्रमण के खिलाफ जो सरकार जो अभियान चला के रखी है, कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए इसमें कई बातें हैं, टेक्निकल बात है। आखिर अतिक्रमण सरकार जो करती है उसका तो एक विभाग है। अब जैसे तिनसुकिया को ही हम लोग मान लें, तिनसुकिया में मान लीजिए लोग कहते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को एक नक्शा बना होगा, उसका एक डीपीआर तैयार हुआ होगा, उसका एक तौर तरीका बना होगा, वो डीपीआर वो नक्शा एक अप्रूव्ड आर्किटेक्ट इंजीनियर के द्वारा बना होगा और इंजीनियर जिसका भी वो मकान हो, चाहे जिसका भी वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, चाहे किसी की मकान हो, बिल्डिंग हो, जो भी हो, तो वो पास हुई होगी कहीं प्रतिष्ठान अनुष्ठान में, तो उसका एक विभाग है। क्या वो विभाग को नहीं पता कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चाहे वैध है चाहे अवैध है? अगर वो वैध है तो फिर उसी ने अनुमति दिया है, और अगर वो अवैध है तो फिर अनुमति आपने क्यों दी? तो मैं कहता हूं कि अगर अवैध तरीके से लोग ने अगर गृहों का निर्माण किया है या फिर मंदिर का निर्माण किया है या मस्जिद का निर्माण किया है, उस पर प्रॉपर दस्तावेज नहीं है, तो बिल्कुल सरकार को अपने तरीके से उस पर हस्तक्षेप करना चाहिए और उस पर निर्णय लेना चाहिए। लेकिन प्रेम उपाध्याय के अधिकार नहीं है कि जाकर के किसी को मकान तोड़ दे। प्रेम उपाध्याय के अधिकार नहीं है कि जाकर के किसी के धार्मिक अनुष्ठान पर जाकर किसी प्रकार के कमेंट्स करे, चाहे उसको तोड़ने का गिराने का मांग करे। उसके लिए एक विभाग है, उसके लिए प्रशासन है, उसके लिए सरकार है, उसके लिए विभाग और विभाग उसको काम करेंगे। असम में जो मियाँ खेदो अभियान चल रहा है, आप समर्थन करते हैं उसका? समर्थन करना नहीं करना एक दूसरी, मैं आपकी बात को उत्तर दूंगा। मेरा सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री और असम के माननीय मुख्यमंत्री जिस संविधान का शपथ लेके बोलते हैं, वो सदन में जब शपथ लेते हैं तो देश के राष्ट्रपति महोदया और असम के गवर्नर उनको शपथ दिलाते हैं। तो जब देश का संविधान का शपथ लेकर के जब प्रधानमंत्री जी या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी जब उस संविधान का शपथ लेते हैं तो उसी संविधान में लिखा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो क्या मुसलमान इस भारत के लोग नहीं हैं? क्या क्रिश्चियन इस देश के लोग नहीं हैं? क्या पंजाबी समाज इस देश के नागरिक नहीं है? क्या बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई, जैन इस देश के नागरिक नहीं है? वो बिल्कुल है। लेकिन जो लोग अवैध तरीके से, जिनके पास कोई
ऑथेंटिक दस्तावेज नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, सरकार बिल्कुल उसके ऊपर पैनी नजर रखने चाहिए और उसको उनको इस राज्य से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन करने का काम कौन करेगा? सरकार के पास वो विभाग है, सरकार बिल्कुल संपूर्ण तरीके से सरकार बिल्कुल चरमराई हुई हो, वो विफल साबित हुई है हर मुद्दों पर। एक विशेष समुदाय को आप टारगेट लेकर के कहते हैं कि आप असम से जाना चाहिए। क्या असम की उन्नति में और प्रगति में उनका योगदान नहीं है? जितना आपका है, जितना मेरा है, उतना उनका भी है। ये भारत सबका है। कांग्रेस यही कहती है, कांग्रेस किसी जात की और धर्म की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस के लिए हिंदू प्रिय है, कांग्रेस के लिए मुसलमान प्रिय है, सिख प्रिय है, ईसाई प्रिय है, जैन प्रिय है, बौद्ध प्रिय है। कांग्रेस सबको लेकर के चलने का नाम कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी एक विशेष समुदाय को टारगेट लेकर के नैरेटिव सेट करती है और अपनी रोटी सेकती आई है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। तो प्रेमावती जी, आपसे एक सवाल बनता है जो हमने जब देखा है, आप एक समय भोजपुरी भाषियों के एक आवाज थे, बड़े नेता थे, प्रेम उपाध्याय कहने से पूरे असम के लोग जानते थे। और उस समय आप भोजपुरी भाषियों की बुलंद आवाज रह के एक सरकार के खिलाफ कई बार अपने आंदोलन भी उठाए और आंदोलन भी किया। उसके बाद आप अचानक से नादारत हो गए और उसके बाद जो अभी की परिस्थिति है आई हुई है, जो भोजपुरी भाषियों के ऊपर सीधे तौर से उनके ऊपर में जात पात को लेकर जिस तरह से बोला जाता है, जिस तरह से उनको जलील करने की काम किया था, उस समय जब इस तरह से परिस्थिति आती है, तो अचानक से प्रेम उपाध्याय मौन क्यों रह जाते हैं? उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, कारण क्या है? नहीं, आपने ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी सवाल आपने पूछा है कि असम की तमाम जनमानस के लिए मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, पत्रकार जी। मैं जब संगठन को सृजन किया, संगठन के लिए काम किया, तो मैं बार बार कहता हूँ कि मैं साधारण सा परिवार से आता था। लेकिन जहन में कई सवाल उठता था कि क्या कुछ समाज के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? और मैं पूरी निष्ठा और लगन से सदिया से लेकर के धुबरी तक मैं लोगों से संपर्क करता रहा, हम लोग मिलते रहे, तमाम उस समय के साथी। सबका नाम लेना आपके इस प्लेटफॉर्म पर संभव नहीं है, लेकिन उस दशक में जितने हमारे सारे साथी थे, हम पूरी एकजुट होकर के हमने कभी जात में और पात में भोजपुरी को बांधने का प्रयास नहीं किया। हम एक भोजपुरी भाषी बन करके असम के सर्वांगीण विकास में हमने कंधा लगाने का काम किया। हमने ये देखा कि भोजपुरी भाषियों का अतुल्य योगदान है असम को विकास के पथ पर ले जाने में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपको याद होगा कि कभी एक दशक हुआ करता था कि मोतीलाल सिंह जी के परिवार के लोग असम साहित्य सभा के जैसे के प्रतिनिधि सभाओं में, चाहे उसके ये आपका रिसेप्शन कमेटी में अध्यक्ष हुआ करते थे। ऐसे बहुत सारे योगदान हैं, ऐसे बहुत सारे योगदान है जिन्होंने असम के लिए बहुत कुछ किया है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। रही बात प्रखरता से सरकार को चैलेंज करने की, वो कुवत और वो हनक जो होनी चाहिए, वो हनक हम लोगों के अंदर थी। लेकिन आज जो लोग राजनीति के करने के चलते और भोजपुरी का जो नेतृत्व करते हैं, मैं समझता हूं उनके अंदर आत्मबल और भाषा और साहित्य का ज्ञान की कमी की वजह से वो प्रखर तरीके से सामने वाले को जवाब देने में विफल होते हैं। संगठन का काम है समाज के सर्वांगीण कल्याण हेतु आवाज बुलंद करना। समाज में रहते हुए यहाँ के जितने जाति समुदाय संप्रदाय के लोग हैं, जनगोष्ठी के लोग, सबके साथ सामंजस्य स्थापित करना, सारे संगठनों को लेकर के एक मंच पर किसी भी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करना, मंत्रणा करना और फिर सरकार को घेरना। हम लोग अपने जमाने में करते थे। हमारे जमाने में मोरान स्टूडेंट यूनियन के ब्रेंची नेब हुआ करते थे, कौन कौन गोगोई हुआ करते थे, आंसू के पुलक गुहाई हुआ करते थे, आंसू के पुलक सेठिया साहब हुआ करते थे। हम लोग के अंदर एक बड़ा मधुर संबंध और समन्वय हुआ करता था। कोई भी गंभीर मुद्दा पर हम लोग एक साथ टेबल पर बैठ करके रणनीति बना करके असम के सर्वांगीण विकास और ज्वलंत मुद्दों पर हम लोग प्रखर तरीके से सरकार को घेरते थे। तो जो आपसी कोऑर्डिनेट और आपसी जो समन्वय और आपसी जो मतों का आदान प्रदान है, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, एक दूसरे के प्रति आदर, मैं समझता हूं कि आज के जो लोग नेतृत्व करते हैं, अपने आप को भोजपुरी के नेता कहते हैं, वो अभाव है और उनके अंदर दक्षता की कमी है और यहाँ की भाषा और संस्कृति का भी उनको अभाव है। तीसरा नंबर मेरा बात, जब संगठन जब किसी सरकार और किसी व्यक्ति के इशारों पर चलने लगे, तब संगठन की स्थिति ऐसी आती है। हमारे जमाने में जब हम लोग संगठन करते थे तो हम पूरी प्रखर तरीके से सरकार को घेरते थे। आपको स्मरण दिला दूं, 2003 में हमने इसी सरकार को घुटने पर टेकने का हमने काम किया था। उस वक्त में किसी कांग्रेस में या किसी राजनीतिक दल में नहीं था।
मैं भोजपुरिया जनमानस के कल्याण हेतु, भोजपुरिया जनमानस के वर्चस्व हेतु काम करता था। यहाँ के स्थानीय संगठनों के प्रतिनिधि के साथ बैठ करके हम लोग सामंजस्य से काम करते थे, लेकिन सरकार घुटने टेकती थी। आपको याद है केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल थे, जब लमसवाल 5 जनवरी 2007 को जब घटना घटी, तो उन 13 लाशों को लेकर के हमने पूरी समक्ष तरीके से, प्रखर तरीके से राष्ट्रपति पर हम लोग खड़े होकर के हम लोगों ने आंदोलन किया। सरकार घुटने टेकने पर विवश हो गई और सरकार हमारी बातों को मानने पर मजबूर हो गई। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि लोग बड़े बड़ी बात करते हैं लेकिन सरकार के पीछे पीछे रहते हैं। सत्ता जिसकी आती है उसके तरफ लोग घूम जाते हैं, उसकी बात करने लगते हैं। तो मेरा उनसे सवाल है कि आप समाज के नेतृत्व की बात करिए, समाज की हक और हकूक और उसके अधिकार के लिए बात करिए। बहुत सी समस्याएं हैं असम में, सबको लेकर के बात करिए। इससे विडंबना और क्या होगी कि जो लोग सरकार में रहते हैं उसके पीछे पीछे लोग घूमने लगते हैं। कभी कांग्रेस आती है तो कांग्रेस के पीछे पीछे लोग घूमने लगते हैं। आज भाजपा की सरकार 10 वर्षों से है लगभग, तो 10 वर्षों से भोजपुरी के नेता भाजपा के पीछे पीछे घूमने लग गए। मैंने यानी आप भोजपुरी संगठनों की बात कर रहे हैं? जी हाँ, जो लोग मुझे जो दिखने को मिलता है वो सरकार को चैलेंज नहीं करते, सरकार से अपनी बात नहीं रखते। तो जब तक सरकार को आप अपनी बात को रखेंगे नहीं, आप देखिए 3 करोड़ 60 लाख असम की लगभग आबादी, इन 3 करोड़ 60 लाख आबादी में भोजपुरी भाषी लगभग 12 से 13% है। तो आप इसका आंकड़ा निकाल लीजिए कितनी भारी संख्या है। तो ये जो लगभग 35-40 लाख जो भोजपुरी जनमानस की संख्या है, इसका तो एक वजूद है। लेकिन इस सरकार में आप एक भी भोजपुरी भाषी का नेतृत्व आप दिखा दीजिए। वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है, आप एक भी नेतृत्व को दिखा दीजिए। लेकिन कांग्रेस की सरकार में दिनेश प्रसाद गोवाला भी हुआ करते थे, कांग्रेस की सरकार में पूर्व विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह जी भी हुआ करते थे। ऐसे तमाम लोग थे जो कांग्रेस के सरकार में शासन में थे। अगर आप इससे 50 साल पीछे चलेंगे, 40 साल पीछे चलेंगे, तो सैकिया जी के सरकार में सबसे प्रबल और सबसे मजबूत नेता श्री शंभू ओझा जी थे, जिन्होंने अपनी अपनी कार्य कुशलता से लोगों का हृदय को जीतने का, और उन्होंने एक जादूगर के तौर पर उनको लोग याद करते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज के डेट पे जो लोग भोजपुरी के नेता बने बैठे हैं, उनमें कहीं ना कहीं आत्मबल, असम की भौगोलिक ज्ञान का अभाव, असम की सभ्यता संस्कृति का अभाव और असमिया भाषा पर ज्ञान की कमी की वजह से वो बात को कनेक्ट नहीं कर पाते, थ्रो नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। ये तो नहीं था, आपने अपने मन की बात कही। मेरा सवाल ये था, जे एक समय आपने भोजपुरी संगठन के होके भोजपुरी भाषियों का नेता होके बुलंद आवाज किए थे, वो भी कांग्रेस सरकार के समय। लेकिन सवाल मेरा ये था, जो अभी वर्तमान जो असम की परिस्थिति है, जो हिंदी भाषा भाषी गए या भोजपुरी भाषा भाषियों के साथ में हो रही है, उस समय आप विरोधी दल में रहने के बावजूद आप क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? यानी कि आप तो कह दिए अभी भोजपुरी संगठनों के, लेकिन आप भी एक भोजपुरी समाज से बिलोंग करते हैं, तो आप क्यों नहीं आवाज उठाते हैं जब कोई भोजपुरी भाषा भाषी के ऊपर किसी तरह का अत्याचार होता है या फिर किसी तरह का उनके ऊपर जुल्म होता है, तो आप क्यों चुप रहते हैं? इसलिए हम अपनी बात को, आज जब मैं पिछले 6 साल से कांग्रेस पे हूँ, तो कांग्रेस का एक फ्रेम लाइन है, उस फ्रेम लाइन से बाहर आप नहीं जा सकते। उस फ्रेम लाइन के अंदर रह करके अपनी बात को आपको कहनी है। तो कांग्रेस में रहते हुए भी हमने अपनी बात को जिस मंच पर रखना चाहिए तो हम रखते हैं, लेकिन आपके टेलीविजन के माध्यम से, फिर सड़क पर उतर के हम बात नहीं रखते। मैं इसको सहृदय स्वीकारता हूँ, मैं इसको सहृदय स्वीकारता हूँ। लेकिन माननीय सांसद और आदरणीय अध्यक्ष गौरव जी के सामने हमने एक प्रतिवेदन दाखिल करी है। हमने कहा है कि ये जिस प्रकार से समाज जो सिसक के जी रहा है, इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी को पूरी प्रखर तरीके से सदन में आवाज उठाना चाहिए। तो उस नाते अगर मैं नहीं बोला हूं तो मैं इसको स्वीकारता हूं मजबूती से कि मैंने नहीं कहा है। लेकिन विगत दिनों में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो समाज सर्वोपरि है, समाज के लिए पूरी प्रखर तरीके से हम बात को, बिंदु को रखेंगे, शीर्ष नेतृत्व के सामने भी रखेंगे। और जब भोजपुरी के आन बान शान की बात आती है तो इनके जबान पे ताला लग जाता है। ये सभी से सवाल ये समाज करती है, लेकिन ये चीज समाधान नहीं दिख रहा है, कोई उभर के सामने नहीं आता है। इसके लिए कोई डर सताता है क्या? जिन्हें बिल्कुल डर नहीं सताता। देखिए, कहते हैं कि आपको अप्रोच करने का तौर तरीका आना चाहिए। तो जो लोग आज पिछले जो 2-3 महीनों में जो कार्यक्रम हुआ है, तो जो लोग प्रखर तरीके से अपने आप को नेता समझते हैं, मैं समझता हूं उनको संवाद करने में कहीं ना कहीं एक कमी है। कमी ये है कि आप अप्रोच किस प्रकार से करते हैं, अप्रोच में कमी है। आज मैं समझता हूं कि आपके चैनल पे एक बात कहे तो स्पष्ट तरीके से कि जो
छठ का जो मुद्दा है, छठ मुद्दा नवपोखरी में युगों युगों से होता रहा, लेकिन उसको छठ पूजा को बंद करा दिया गया। तो बंद क्यों कराया गया? क्योंकि उसको हेरिटेज पार्क के तौर पर वहाँ की जो कृष्टि संस्कृति है उसको सरकार ने उसको सम्मान दिया। मैं एज ए प्रेम उपाध्याय तिनसुकिया का लड़का होने के नाते मैं सरकार की उस निर्णय को अभिनंदन करता हूँ कि मटक युवा छात्र सम्मेलन का जो बहुत लंबा जो डिमांड था, उन्होंने बहुत सारे संग्राम किए अपने उस डिमांड को, जो उनका जो कृष्टि संस्कृति जो कला कृष्टि है उसका उनको सम्मान मिलना चाहिए, उसका उनका संरक्षण होना चाहिए। सरकार ने जो उनको जो आदेश करी, उनके पक्ष में जो निर्णय लिया, उस निर्णय का मैं सम्मान करता हूँ, मैं उसका आदर करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मटक युवा छात्र सम्मेलन के जितने शीर्ष नेतृत्व हैं, जितने उच्च अधिकारी हैं, जो उनमें मटक फेडरेशन है, मटक स्टूडेंट यूनियन है, उन सभी पदाधिकारियों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आपको सरकार ने वो सम्मान दी, आपको भी विशाल हृदय का परिचय देना चाहिए था। आप बड़े भाई हैं, भोजपुरी समाज छोटा भाई है, तो बड़ा भाई छोटा भाई को हमेशा गले लगाता है। आपको जो सरकार ने जो सम्मान पूर्वक संरक्षण करने का आदेश किया, मैं इसको बहुत प्रसन्नता है मुझे। গতিকে আপোনাৰ চেনেল যোগেদি আপুনি এটা সুন্দৰ প্ৰশ্ন কৰিছে। আপোনাৰ চেনেল যোগেদি মই আটাইবোৰ জনগোষ্ঠীৰ নেতৃবৃন্দৰ প্ৰতি মই কৰবৰ্তময় নিবেদন আৰু প্ৰাৰ্থনা জনাইছো আৰু আহ্বান জনাইছো তেওঁলোকক কি অহা কাৰ্তিক মাহত ছট পূজা হ'ব, আপোনালোকে যাতে পুনৰ বিবেচনা কৰে। ডাঙৰ ককায়েকে সৰু ভাইকক সদায় মৰম কৰি আহিছে। তো যে প্ৰেম উপাধ্যায় তিনচুকীয়াৰ সন্তান হিচাপে মৰাণ জনগোষ্ঠীক, মটক জনগোষ্ঠীক বা আটাইবোৰ আহোম জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকৰ প্ৰতি মই আহ্বান জনাইছো যে আপোনালোকে পুনৰ বিবেচনা কৰি তেওঁলোকে বহল হৃদয়, বিশাল হৃদয় পৰিচয় দি ভোজপুৰী ভাষিক অন্তৰৰ পৰা খুলি লৈ তেওঁলোকে যাতে যদি পূজা কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰে, ভোজপুৰী সমাজে ধন্য আৰু কৃতজ্ঞ হ'ব। লগতে যিসকলে ভোজপুৰীক নেতৃত্ব দি আছে আজিৰ দিনত, তেওঁলোককো মই আহ্বান জনাইছো কি আপোনালোকে মৰম স্নেহে সমাজৰ যিডাল এনাজৰীডাল আৰু অধিক আপোনালোকে যাতে সুন্দৰকৈ কটকটীয়া আৰু মজবুত কৰে, সেই দিশতো আপোনালোকে কামবোৰ প্ৰচেষ্টা চলাব লাগে। সেইটো মোৰ আহ্বান। कांग्रेस दल में आप थे, तो कांग्रेस दल में एक समय 15 सालों तक भोजपुरी भाषा भाषी के ही एक नेता आरपी सिंह, राजेंद्र प्रसाद सिंह, उन्होंने 15 वर्षों तक तिनसुकिया में शासन किया, भी एज विधायक के तौर पे। और पिछले 12 वर्षों की अगर बात करूं, पिछले 12 वर्ष और उनका 15 वर्ष में अगर दोनों की विकास की अगर बातें करूं, तो विकास किसके समय ज्यादा अच्छा हुआ है? पूर्व विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह या फिर अभी के विधायक संजय किसान के समय? जहाँ तक विकास की बात है, आज पिछले लगभग 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप देख लीजिए तिनसुकिया शहर का अवस्था, सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, लोगों को जाने में तकलीफ है, जनता त्राहिमाम कर रही है, जनता हैरान परेशान है, सड़कें टूटी गई हैं, बिजली का बुरा हाल होकर रखा है, स्मार्ट मीटर के नाम पर आप लोगों का जेब काटने का काम करते हैं। तो क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? लेकिन तिनसुकिया जो एक इकोनॉमिक्स के लिए प्रसिद्ध था, विश्व विख्यात था, आज वो तिनसुकिया जर्जर सिसक रहा है तिनसुकिया अपने इस हाल पर। तो आज केंद्र में भाजपा है, राज्य में भाजपा है, म्युनिसिपैलिटी भाजपा के अंदर है, तिनसुकिया डेवलपमेंट अथॉरिटी भाजपा के अंदर चलती है। तो विकास के नाम पर मैं समझता हूं कि विकास की अटारी पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी केवल विनाश और नफरत की राजनीति करती है। पूर्व विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह जब उन्होंने कांग्रेस दल त्याग करके बीजेपी में अपना बीजेपी का दामन थामा, क्या आपको लगता है वो अपनी संपत्ति बचाने के लिए बीजेपी का दामन थामा उन्होंने? जी देखिए, उन्होंने 15 साल कांग्रेस की सेवा किया, तिनसुकिया विधानसभा के जनता की उन्होंने सेवा करी। अचानक से भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुख करना, ये अपने आप में बड़ा चिंता का विषय था। हम लोग भी हैरान हुए थे जब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए थे। लेकिन ये उनका व्यक्तिगत सोच था, उनका व्यक्तिगत निर्णय था कि वो क्यों भारतीय जनता पार्टी में गए। ये उनका व्यक्तिगत निर्णय, तो हर राजनीति करने वाले लोगों का व्यक्तिगत निर्णय होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि हेतु और सत्ता का सुख पाने के लिए
सिर्फ और सिर्फ सत्ता के इर्द गिर्द मंडराना उनका चाल चरित्र और स्वभाव होता है। विपक्ष में रहने की इनकी ताकत नहीं है। विपक्ष में रह करके प्रखर तरीके से जो सरकार होती है उसके से लड़ने की इनकी ताकत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सत्ता का सुख पाने हेतु और अपने आप को कहीं ना कहीं राजनीतिक से बचते बचाने हेतु उनका निर्णय था, शायद वो भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा। कांग्रेस काल में रहते हुए क्या प्रेम उपाध्याय ने कभी किसी के साथ धोखाधड़ी की है? मुझे तो स्मरण नहीं होता है पत्रकार महोदय जी कि पिछले 6 वर्ष के इतिहास में जब से मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ, मैंने कभी किसी को धोखा देना, कभी किसी को साथ गलत व्यवहार करना मेरे आचरण में नहीं रहा है। और मैं पूरी भगवान के सामने हाथ जोड़ करके आंख मूंद करके भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि जाने अनजाने में अगर मेरी वाणी से, मेरे आचरण से अगर किसी को आहत पहुंचा है, किसी को अगर ठेस पहुंचा है, तो मैं उनसे क्षमा भी मांगता हूँ, उनके सामने याचना भी करता हूँ, क्योंकि याचना करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। लेकिन मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, मैंने किसी के पीठ पर छुरा नहीं मारा, क्योंकि बहुत से लोग पीठ पर छुरा मार के राजनीति के शीर्ष पर पहुंच गए। मैं उस राजनीति करने उसको मैं समर्थन नहीं करता। 2026 का विधानसभा चुनाव की तैयारी कैसा चल रहा है? निश्चित तौर पर कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ जन जन तक संपर्क करने की बात काम कर रही है। कांग्रेस पूरी जमीन पर आज काम करती है। हम ब्लॉक पर जाते हैं, हम मंडल पर जाते हैं, हम बूथ पर जाते हैं और अपना कार्य करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को सजग और सचेत रहते हैं, क्योंकि ये सरकार वोट चोर करने की बात करती है। तो ताकि वोट चोरी ना हो जाए, इसलिए अपने कांग्रेस अपने एक एक कार्यकर्ता को पूरी प्रखर तरीके से मजबूत से पैनी नजर वोटर लिस्ट पर रखी है, ताकि 26 में हम मजबूती से एक मजबूत विकल्प बन के जनता के हर मुद्दों को ताकि हम उठा सके और उनका सेवा करने का अवसर प्रदान करें। ऐसा जनता 26 में निर्णय लेगी। 2026 में प्रेम होता है उपाध्याय कांग्रेस के दल की तरफ से टिकट मांगेंगे? आपने एक बड़ा मजबूत और बहुत बड़ी प्रश्न पूछी है हमसे। मैं कांग्रेस का एक छोटा सा सिपाही हूँ। कांग्रेस का अगर शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि प्रेम उपाध्याय को उस 26 में उतारा जाए मैदान में, तो कांग्रेस के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन टिकट मांगना और नहीं मांगना, मैं समझता हूँ कि मैं एक सच्चा सिपाही की तरह काम करता हूँ, करता रहूंगा। निर्णय लेना शीर्ष नेतृत्व और हाईकमांड के हाथ। यानी आपने मन बना के रखा, आप तैयारी कर रहे हैं अंदर। कौन से विधानसभा क्षेत्र से मांगेंगे टिकट? जी, मेरा जन्म स्थान तिनसुकिया है। जन्म स्थान तिनसुकिया है, मेरी जन्म कर्म सब कुछ यही हुई है। तो निश्चित तौर पर तिनसुकिया जो विधानसभा है, ये मेरे लिए यही रहेगा, क्योंकि मेरा गृह जिला है और गृह क्षेत्र है। तिनसुकिया के जनमानस को अगर सेवा करने का प्रदान अवसर मिलता है, तो मैं पुनः अपने आप को बड़ा परम भाग्यशाली समझूंगा। तो प्रेम उपाध्याय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें एनी न्यूज के विशेष कार्यक्रम खास बात में इतनी अपना कितना कीमती समय देने के लिए। और हमने जिस तरह से सब निष्पक्ष तरीके से आपसे सवाल पूछा और हम जिस तरह से सोचे थे निष्पक्ष तरीके से जवाब भी मिला, वैसे हमें जवाब मिला। तो फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आपके चैनल को दीर्घायु हो, आप पूरी निर्भीक तरीके से बात को आप उठाएं। मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा आपके पूछे गए हर प्रश्नों का उत्तर देने का, मैंने प्रयास किया। जनता निर्णय लेगी कि मेरे उत्तर से जनता कितनी संतुष्ट है। तो पुनः एक बार आपके चैनल को आभार प्रकट और कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। बहुत बहुत आभार। तो ये थे प्रेम उपाध्याय जी, तिनसुकिया जिला कांग्रेस के साधारण संपादक थे। और हमने जिस तरह से निष्पक्ष तरीके से उनसे सवाल पूछा, उन्होंने भी निष्पक्ष तरीके से सभी सवालों का जवाब दिया। ठीक है, तो नए नए मेहमानों से मुलाकात करने के लिए, नए नए मेहमानों की बातें जानने के लिए, राजनीतिक विषय के बारे में जानने के लिए, असम की समस्या के जानने के लिए देखते रहिए खास बात। और नई ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनी न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।